तो वॉइस और पीपीटी सभी को विजिबल है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल विजिबल है और साउंड भी क्लियर है। ओके सर। तो वेलकम टू द ट्रेनिंग सेशन क्यूआरएमपी को लेके। तो क्यूआरएमपी स्कीम अंडर जीएसटी, ये क्या स्कीम आई है और इसमें जो आईएफएफ की फैसिलिटी है वो क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में जानेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डोमेन देखेंगे। डोमेन देखने के बाद टैली प्राइम से आप किस तरीके जेसन फाइल को क्रिएट कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो एजेंडा हमारा क्या रहेगा कि हम पहले तो समझेंगे कि ये क्यूआरएमपी स्कीम है क्या जीएसटी के अंदर। ऑप्टिंग इन आउट क्यूआरएम स्कीम क्या है, कौन इस स्कीम में जा सकता है, कौन स्कीम से बाहर आ सकता है, कब हम स्कीम में जा सकते हैं, कब स्कीम से बाहर आ सकते हैं, वो भी हम समझेंगे। फीचर्स समझेंगे आईएफएफ का, जिसका फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये क्या चीज़ है, अब हमें क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें। और फिर लास्ट थर्ड ऑप्शन है जिसमें हम देखेंगे कि टैली प्राइम से आप आईएफएफ के जो फैसिलिटी है जीएसटी पोर्टल में इनवॉइस को कैसे अपलोड करेंगे जेसन के माध्यम से। और पेमेंट ऑफ टैक्स इन फॉर्म PMT-06, ये एक फॉर्म है जीएसटी का जिसके जरिए आपको इसका चालान, इसका टैक्स पेमेंट करना होगा। तो व्हाट इज द क्यूआरएम स्कीम, पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था 1 जनवरी से कि जिसका भी टर्न ओवर आपका लेस देन 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ से नीचे है जिनका टर्नओवर, वो सभी टैक्स पेयर अब क्यूआरएमपी स्कीम में, जिसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में चले जाएंगे। और जो भी इस स्कीम में जाएंगे उनको जो उनका मंथली टैक्स है वो उनको मंथली पे करना होगा, बट उनका जो GSTR1 होगा वो क्वार्टरली फाइल करना होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो साफ साफ इसका मतलब ये है कि जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो सभी टैक्स पेयर क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते हैं, और कुछ तो चले गए हैं ऑटोमेटिक। ठीक, तो ऐसे कौन से कस्टमर ऑटोमेटिक चले गए हैं, कौन से कस्टमर जा सकते हैं, वो भी समझेंगे। और अगर कोई क्यूआरएमपी स्कीम में है तो इसका मतलब वो जो टैक्स का पेमेंट है मंथली बेसिस पे करेगा और GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे तैयार करेगा। और इसमें एक आपका आईएफएफ फैसिलिटी है जो आपका जीएसटी पोर्टल में लाइव हो चुका है 6 जनवरी से। आज तो हमारा 15 फरवरी है, 6 जनवरी से आपका जीएसटी पोर्टल में ये लाइव हो चुका है। तो बहुत से ऐसे कस्टमर होंगे आपके जो इसमें मूव कर चुके होंगे। तो आईएफएफ में क्या करना है, आपको B2B डॉक्यूमेंट्स जो है रिपोर्टिंग करना है। जो भी B2B इन्वॉइसेस हैं, टैक्सेबल इन्वॉइसेस हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर इन्वॉइसेस हैं, उनको आईएफएफ फैसिलिटी के जरिए जीएसटी पोर्टल में क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है। अब दिसंबर 2020, अगर दिसंबर 2020 की बात करें तो जो हमारा अभी का जो क्वार्टर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, Q4 चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च में ऐसे कस्टमर जिनका लास्ट दिसंबर, जिनका 31 जनवरी 2021 तक, जिनका भी वो क्या कहते हैं रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे थे और GSTR1 भी क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, तो उनके पास एक ऑप्शनल था, वो क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन जो मंथली बेसिस पे GSTR1 टैक्स का पेमेंट कर रहे थे, लेकिन GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर रहे थे। ये किस केस में होता था, जब ऐसे कस्टमर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे होता था। ठीक, तो जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे था तो वो ऑटोमेटिक क्या कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं क्यूआरएमपी स्कीम में, जिसका फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ 1.5 करोड़ से कम था, लेकिन वो जो रिटर्न GSTR1 हो या फिर 3B हो मंथली फाइल कर रहे थे,
वो ऑप्शनल था, वो चाहे तो इस सर्विस को ऑप्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में जा सकते हैं, चाहे तो इस स्कीम में नहीं जा सकते हैं, जैसा उनका चल रहा है वैसे ही उनका चलेगा। तो अभी की क्वार्टर के लिए क्या है, जो अभी हमारा क्वार्टर चल रहा है जनवरी से लेके मार्च तक, तो ऐसे सभी टैक्स पेयर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल 19-20 में अप टू 5 करोड़ के नीचे था, तो वो क्या करेंगे, अब जीएसटी या 3B जिन्होंने अक्टूबर 2020 से 31 नवंबर 20 तक जो रिटर्न फाइल करी थी वो क्वार्टरली, वो ऐसे इस टेबल में क्या कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर आप पहला यहाँ पर देखिए कि रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 1.5 करोड़ रुपीज हु वेयर फर्निश फ्रॉम जीएसटीआर 1 ऑन मंथली बेसिस, अगर ऐसे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो वो आपका जीएसटीआर 1 मंथली बेसिस पे क्या कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, तो वो क्या करेंगे, मंथली रिटर्न ही फाइल करेंगे जैसा उनका चल रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे कस्टमर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेसिस पे क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे जीएसटी पोर्टल में, वो क्वार्टरली रिटर्न क्यूआरएमपी स्कीम में ऑटोमेटिक सिस्टम ने क्या कर दिया है, मूव कर दिया है। ठीक, और जिनका फाइनेंशियल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके अप टू 5 करोड़ तक था, वो भी क्यूआरएमपी स्कीम में मूव कर चुके हैं। ये ऐसे कस्टमर है, 3 जो पॉइंट है, ऐसे कस्टमर है जिन्होंने पिछले साल ही अपना नया जीएसटी नंबर लिया है और क्वार्टर 3 में, तो ऑटोमेटिक वो मूव कर चुके हैं क्यूआरएमपी स्कीम में। कहीं पर भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो जो क्यूआरएमपी स्कीम में जा चुके हैं वो सभी टैक्स पेयर क्या करेंगे, जीएसटीआर 3B, हाँ यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि जिस वक्त क्वार्टर अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर तक जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे उनको सिस्टम ने क्या कर दिया है, माइग्रेट कर दिया है क्यूआरएमपी स्कीम में, और जो मंथली बेसिस पे काम कर रहे थे जीएसटीआर 1 और 3B उनको सिस्टम ने माइग्रेट नहीं किया है। और अगर ऐसे कस्टमर होंगे जिन्होंने जीएसटीआर 3B अक्टूबर 20 मंथ से 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, तो वो भी क्या करेंगे, क्यूआरएमपी स्कीम में मूव नहीं करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कस्टमर था जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था और वो मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा था, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा था। तो उस केस में अगर उसने अक्टूबर से 30 नवंबर तक का रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो वो ऑटोमेटिक क्यूआरएमपी स्कीम में मूव नहीं करेगा। इसी का दूसरा केस कि वही कस्टमर अगर मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा था, क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा था और उसने अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक का रिटर्न फाइल कर दिया था, तो वो ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा क्यूआरएमपी स्कीम में। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का ये मतलब है। और टैक्स पेयर असाइन टू क्यूआरएमपी स्कीम बाय द सिस्टम, जो ऑटोमेटिक सिस्टम से असाइन हो चुके हैं, वो 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक का लास्ट डेट थी। ठीक, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से तो असाइन कर दिया, लेकिन जो क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते थे या फिर अभी जाना चाहते हैं तो अब वो जा नहीं सकते हैं। उनकी डेट 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 थी, तो वो डेट जा चुकी है। अब जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा, जो हमारा नया क्वार्टर स्टार्ट होगा उसमें आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम ने ऑटोमेटिक उनको क्यूआरएमपी स्कीम में कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, कभी भी आप उस स्कीम में ऑप्ट इन कर सकते हैं और कभी भी उस स्कीम से आउट भी हो सकते हैं। ये दोनों तरह की फैसिलिटी है, आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो कैन बी ऑप्ट इन आउट फॉर क्वार्टर, अगर कोई ऑप्ट इन करना चाहता है उस स्कीम में और या फिर उस स्कीम से बाहर आना चाहता है, तो उसको ये याद रखना होगा कि फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीवियस क्वार्टर
टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो ऐसे में अभी एक आगे चार्ट आएगा जहां पर इसका मीनिंग समझेंगे कि कोई अगर बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने क्यूआरएमपी स्कीम में कर दिया है या फिर आप क्यूआरएमपी स्कीम में मूव कर गए, अपने खुद आप मूव कर गए और बाद में पता चला कि ये स्कीम तो हमारा नुकसानदायक है, इसमें तो हमको काफ़ी लॉस हो जाएगा, तो आप उस स्कीम से आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका क्वार्टर होगा फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीवियस क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर। अब इसको हम एक चार्ट से समझेंगे। कंडीशन क्या होगी, जो क्यूआरएमपी स्कीम में मूव कर चुके हैं या फिर मूव करेंगे, कंडीशन क्या होगा, उनको जीएसटीआर 3B जो भी होगा, जीएसटीआर 1 तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे ही फाइल करना होगा और जीएसटीआर 3B जो पेमेंट का टैक्स होगा वो मंथली बेसिस पे आपको करना होगा। यहाँ पर देखिए वो चार्ट बताया गया है, समझाया गया है कि अगर कोई उस स्कीम में जा चुका है या फिर सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट उनको असाइन कर दिया है, तो ऐसे में अप्रैल मई जून क्वार्टर 1 2 3 4, अगर अप्रैल मई जून में आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं या फिर इसकी स्कीम में जाना चाहते हैं, तो आपको क्यूआरएमपी स्कीम कैन बी ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट ड्यूरिंग ये डेट रहेगी 1 फरवरी टू 30 अप्रैल। ठीक है, 1 फरवरी कैसे आ गया, अगर आप अप्रैल के पहले जाएंगे तो जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून आता है। तो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर पिछला क्वार्टर हो गया है, जो आपका ये बात हो रहा था प्रीवियस क्वार्टर, तो पिछला क्वार्टर में जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च और उसका सेकेंड मंथ लेंगे, तो जनवरी का सेकेंड मंथ क्या हो गया, फरवरी। 1 फरवरी से लेके लास्ट जो क्वार्टर का डेट है उस डेट तक आप किसी भी डेट में उस स्कीम में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर जुलाई अगस्त सितंबर में आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं या फिर इससे बाहर जाना चाहते हैं या फिर इसके अंदर आना चाहते हैं, तो वो डेट क्या रहेगी, 1 मई टू 31 जुलाई, क्योंकि इसका पिछला क्वार्टर क्या था, अप्रैल मई जून था और सेकंड मंथ आपका क्या हो गया, अप्रैल के बाद आता है मई। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर उसकी डेट है कि कौन सा क्वार्टर है और किस क्वार्टर के डेट में आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। फिर है आपका फीचर्स ऑफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसे हम IFF कहते हैं। IFF एक कोई रिटर्न नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करना है, एक फैसिलिटी है जिसके जरिए आपको B2B इनवॉइस को क्या करना होगा, जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा। ठीक है, जो कि आउटवर्ड सप्लाई को आपको बताना होगा। तो अब यहाँ पर एक एक पॉइंट सारे चीज लिखे हैं कि पर्सन ऑप्टिंग फॉर स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड फॉर फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 क्वार्टरली। अगर कोई क्यूआरएमपी स्कीम में है तो उस पर्सन को, उस टैक्स पेयर को GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करनी होगी। ठीक है, सेकेंड है फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर फैसिलिटी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF to furnish the detail of such outward supply to registered person is made available। तो ऐसे में जो क्यूआरएमपी स्कीम में जा चुके हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च, अगर हम क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तो हम क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी का जो भी B2B इनवॉइसेस है वो IFF के जरिए अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल में। सिर्फ 2 मंथ का आपको करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का, और जो मार्च का आएगा उसका इनवॉइस अपलोड आपको नहीं करना है, फिर आप डायरेक्टली GSTR 1 को अपलोड करेंगे। दूसरी चीज ये है, तीसरा ये है कि ऐसे टैक्स पेयर जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं वो 50 लाख के नीचे होना चाहिए। एवरी मंथ का जो ट्रांजेक्शन है, अगर आपका 50 लाख लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो ऐसे में आप मंथली बेसिस पे नहीं करेंगे, आपका जो टर्न वो जो एवरी मंथ का ट्रांजेक्शन है 50 लाख से नीचे होना चाहिए। अगर 50 लाख से ऊपर चला जाएगा तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 50 लाख इंटू 12 एक साल का, तो वो टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर आप एक महीने में 50 लाख से ज़्यादा दिखाएंगे B2B सप्लाई, तो गवर्नमेंट को तो पता चल जाएगा कि इनका तो 5 करोड़ से अबव है, तो ये क्यूआरएमपी स्कीम में है।
तो इसीलिए ये अमाउंट का लिमिट डिसाइड किया गया है कि 50 लाख से कम होना चाहिए। ठीक। ओनली फॉलोइंग टेबल्स, ये जो आप टेबल्स देख रहे हैं 4A, B, 4C, 6B, 6C, B2 इनवॉइसेस, और 9B में आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड, और B2B अमेंडमेंट इनवॉइसेस, और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड अमेंडमेंट। तो ये जो 4 टेबल की डिटेल आप IFF के जरिए अपलोड करेंगे। इसमें B2C नहीं जाएगा कि अगर आप सोचे कि B2C स्मॉल, B2C लार्ज, एग्जम्प्ट इनवॉइसेस, रिलेटेड इनवॉइसेस, वो सारे अपलोड आप नहीं करेंगे। इसकी एक डेट भी है, आफ्टर 13 फैसिलिटी फॉर IFF। तो अगर कोई IFF के जरिए इनवॉइस को अपलोड कर रहा है तो 13 तारीख तक वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि GSTR 1 की डेट 10, 2 की 15, 3B की 20, उसी तरीके से इसकी डेट है 13 तारीख। तो जनवरी का जो भी इनवॉइस अपलोड हो रहा है IFF के जरिए वो 13 फरवरी तक आपको कर देना है। 13 फरवरी के बाद वो ऑप्शन GST पोर्टल से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से फरवरी का आप कब करेंगे, मार्च में, और मार्च किस तारीख तक, 13 मार्च तक। 13 मार्च, 13 जो है इसकी लास्ट डेट है। IFF कैन बी सबमिटेड फाइल बिटवीन, आप IFF सबमिट कर सकते हैं 1 से लेके 13 तक, जो भी उसका सक्सेसिंग मंथ होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी का आप IFF B2B इनवॉइस अपलोड करना है तो 1 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक आप ये काम कर सकते हैं। उस टाइम की पीरियड में ये ऑप्शन क्या होगा, ऑन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसी तरीके से फरवरी का 1 मार्च से लेके 13 मार्च तक आप कर सकते हैं। ठीक। फिर है डिटेल्स फाइल्ड एंड सेव बिफोर द एंड डेट कैन बी रीसेट बाय क्लिकिंग द रीसेट बटन। और अगर आपने एक बार IFF के जरिए जो भी इनवॉइसेस हैं वो फाइल्ड कर दिया है तो उसे आप सेव कर सकते हैं, सबमिट नहीं करना होगा। अगर आप सबमिट कर देंगे तो बाद में उसको चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो सेव करके छोड़ देंगे। इन केस अगर आपने कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ इनवॉइस को अपलोड करना भूल गए हैं तो रीसेट बटन दबा के आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया IFF के जरिए जो इनवॉइस अपलोड किया और GST पोर्टल पे जाके सबमिट कर दिया तो आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि रीसेट जो बटन होता है, जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनको पता होगा, रीसेट होता है, प्रीव्यू होता है, सबमिट होता है। तो अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, और रीसेट बटन के जरिए भी आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू अपलोड दिया जा रहा है एक फर्स्ट डे से लेके 13 तारीख तक, जो भी उसका रेस्पेक्टिव मंथ होगा और जो भी उसकी डेट होगी IFF का। द सबमिट बटन विल फ्रीज, और जो भी जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो बटन क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इन केस कोई इनवॉइस आप अपलोड करना भूल गए हैं, कोई इनवॉइस चढ़ाना भूल गए हैं, गलती से गलत इनवॉइस चढ़ गई है, तो ऐसे में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तब आपको GSTR 1 का वेट करना होगा, क्वार्टर एंड होने का वेट करना होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कस्टमर थे, हम QRMP स्कीम में थे, और हमने क्या किया, जनवरी मंथ में मैंने B2B 10 इनवॉइस काटा था, लेकिन जब मैंने अपलोड किया IFF के जरिए वहां पर मैंने सिर्फ 9 इनवॉइस को अपडेट किया 13 फरवरी तक। 13 फरवरी को मैंने सबमिट कर दिया, 15 फरवरी को हमको पता चला कि मैंने ये इनवॉइस को मैंने अपलोड किया नहीं। तो ऐसे में आप उस इनवॉइस को फरवरी में भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, मार्च में भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। जब क्वार्टर एंड होगा, GSTR 1 आप रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें उस इनवॉइस को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है। फैसिलिटी ऑफ IFF has been provided to allow detail of such supplies to be duly reflected in the GSTR 2A and GSTR 2B concerned recipient। तो जैसे ही आप IFF के जरिए जो इनवॉइस अपलोड करेंगे, चढ़ाएंगे GST पोर्टल में, तो उसका तुरंत रिफ्लेक्ट आपको दिखाई देगा GSTR 2A में और GSTR 2B में, जहां से आप पता कर पाएंगे कि उस कस्टमर को कितना ITC मिलेगा या फिर आपको कितना ITC अवेल करना है।
और ये ज़रूरी है क्योंकि इस केस में क्या है, मंथली टैक्स पे करना है। तो मंथली टैक्स पे करने के लिए आपको मंथली आईटीसी भी तो पता होनी चाहिए। आईटीसी पता कब चलेगी, जब आप आईएफएफ के जरिए इनवॉइस को अपलोड करेंगे। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आईटीसी आपको पता नहीं होगी। ठीक है, रिमेनिंग इनवॉइसेस, जो इनवॉइसेस छूट गई हैं जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, तो उन सभी इनवॉइस को आपको इकट्ठा करके जीएसटीआर 1 का जो क्वार्टर एंड होगा, जो भी उसकी डेट होगी, उसमें आपको इंक्लूड करके फाइल करना होगा। ठीक, इनवॉइस फर्निश यूजिंग द आईएफएफ इन द फर्स्ट 2 मंथ आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अगेन जीएसटीआर 1। और जिसके जरिए आपने आईएफएफ के जरिए जो आपने फर्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का इनवॉइस अपलोड किया है, तो ऐसे में जब क्वार्टर एंड होगा और आप जीएसटीआर 1 प्रिपेयर करेंगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि क्वार्टर जनवरी और सेकंड मंथ में जो इनवॉइस अपलोड किया था उसमें भी इंक्लूड करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल में सेव है। तो जीएसटीआर 1 बनाते समय आपको फर्स्ट सेकंड मंथ का इनवॉइस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मार्च का लीजिए और जो भी आपका डाटा है वो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, और इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट सेकंड मंथ का ही अपलोड करना है, थर्ड मंथ का अपलोड नहीं करेंगे। क्वार्टर एंड होने वाला होगा, जो भी उसकी लास्ट डेट होगी उस डेट के अंदर आपको उसको अपलोड करना होगा। फाइलिंग आईएफएफ, अब आईएफएफ की जो फैसिलिटी है वो मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो मंथली बेसिस पे इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप क्वार्टर जब एंड होगा जीएसटीआर 1 के साथ भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है। हालांकि इसे अपलोड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जब इसे अपलोड करेंगे तभी सामने वाले को आईटीसी पता चलेगी और हमें भी आईटीसी पता चलेगी। जब सामने वाला वो इनवॉइस को अपलोड नहीं करेगा तो हमें आईटीसी का विजिबल नहीं होगा, तो हम मंथ का जो टैक्स पे है वो कैसे करेंगे। फिलहाल ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइल आईएफएफ फॉर मंथ, जैसा कि अभी जो बात हो रही है कि आईएफएफ के केस में जो भी क्वार्टर होगा आपका, Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी होगा, उसमें आपको सिर्फ मंथ 1 एंड मंथ 2 का एनी ऑफ क्वार्टर उसी मंथ का आपको इनवॉइस अपलोड करना है, जिसका यहाँ पर नेविगेशन दिया गया है जहाँ से आप ये काम करेंगे। जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको पता है कि रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद एक सर्विसेज का कॉलम आता है, सर्विसेज में जाके रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पर आप सर, हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अब सपोज दैट सर स्कीम के अभी जो लेटेस्ट स्कीम आई है उसमें जिसका टर्नओवर 19-20 में 5 करोड़ के नीचे है उसको क्वार्टरली भेज दिया गया है, और जिसका हाँ 5 करोड़ के ऊपर है उसको मंथली कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है कि मेरा था 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर, फिर भी हमें उठा के क्वार्टरली भेज दिया गया है। अभी तक हमने मंथली किया, अब हमें क्वार्टरली करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन अब पार्टी को जब तक B2B दिखेगी नहीं तो पार्टी पेमेंट नहीं कर रही, कह रही कि B2B दिख नहीं रहा आपका। अब ठीक है, हमने B2B अभी जैन का अपलोड कर दिया, फिर फैब का कर दिया। अब लास्ट मार्च का जब करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोगों को अपलोड करना होता है B2B B2C, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड और HSN समझी, और डॉक्यूमेंट की डिटेल अपलोड करनी होती है कि कितने डॉक्यूमेंट इशू किए, कितने कैंसिल किए, कितने नहीं किया। हाँ, ठीक ये है, आपका जीएसटी 1 में जाएगा साथ में। ठीक है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ में मेरे साथ प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ क्या सभी के साथ ये फंसेगी आगे कि अभी उसका क्वार्टरली फाइल में जनवरी का B2B चला गया, फरवरी का B2B चला गया। ठीक है, हम्म, आप B2B का आपकी वॉइस फंस रही है अतुल। सर कह रहे हैं कि टैली में ये फीचर्स है कि वो जब जेसन बनाएगा तो जेसन में 3 मतलब कि पूरा एक साथ डेटा लेगा। हाँ, वो अभी हम दिखाएंगे ना आपको करके कि टैली से आप जेसन कैसे क्रिएट करेंगे, और साथ साथ में आपको ऑफलाइन टूल का यूज कैसे करना वो भी बता देंगे। वो तो अभी हम बताएंगे आगे वाले स्लाइड में। सर जब टैली जेसन दे रहा तो हमें ऑफलाइन टूल की जरूरत क्या है? नहीं, हम बता रहे हैं कि दोनों तरीके हैं। बाकी जो जेसन वाला तो हम बनेगा वो हम बताएंगे, क्योंकि ये देखो रियल लाइफ में तो प्रैक्टिकल करके तो हम अभी देखे नहीं है। ठीक है, तो जेसन कैसे क्रिएट होगा वो बताएंगे, उसको एक बार देखिएगा, और क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो हमें बताइएगा।
सर जेसन का प्रोसेस भी बताते हैं। सर मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो टैली प्राइम से जेसन बनाएंगे वहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि B2B का बनाना है या फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट का बनाना है, यही कह रहे हैं ना? सर जीएसटी पोर्टल हमेशा एक ही जीएसएन लेगा, ठीक है, एक ही लेगा, वहां पे मल्टीपल जीएसएन लेने का ऑप्शन नहीं है, वहां पे एक जीएसएन लेता है जो पूरा फुल ऑफ क्वार्टर होगा या फुल ऑफ मंथ होगा। उसको ठीक है अभी इसको होल्ड इसको इसको रोक के रखिए, अभी जब टैली प्राइम आएगा उसमें ये कुछ क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें हम करके दिखाएंगे, वहां पर अगर दिक्कत होगी तब पूछिएगा। अरे सर वही तो डिस्कस कर रहे हैं हम, वही तो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप तो समझिए, आप समझ प्रॉब्लम तो समझिए पहले। भाई आपकी प्रॉब्लम आप अभी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, अभी जब वो आगे इस चीज को दिखाएंगे ना उसके बाद आप अगर सेटिस्फाइड नहीं होइएगा फिर आप क्वेश्चन करिएगा। सर वो जो बता रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सर जो मैं उन्होंने वही तो आपको बता रहा हूँ कि एक बार पहले पूरी ट्रेनिंग आप देख लीजिए, अगर उससे आपका क्वेरी सॉल्व नहीं होगा तो आप बताइएगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। पहले ट्रेनिंग में देखिए, तो अगर हो सकता है कोई ट्रेनिंग से ही आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए आपको, तो सर कंप्लीट तो होने दीजिए पहले। सर जो वर्बली पूछा गया था वही हमने उसी पे क्वेश्चन किया, बाकी नहीं कुछ। बिल्कुल ठीक है, आपने क्वेश्चन किया ठीक है, बट उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि आप अभी थोड़ा सा वेट करिए, आगे इन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उनको पहले एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा फिर आप देन क्वेश्चन करिएगा, उसका भी आंसर आपको दिया जाएगा। ओके सर। बिल्कुल। ओके ठीक है, क्वेश्चन अगर बीच में आ रहे हैं तो उसको चाहे तो नोट कर लीजिए, जब लास्ट कंप्लीट होगा उसमें हम लोग देख लेंगे कैसे क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया, और ये सारा प्रोसेस दिया है प्रैक्टिकल में कि कैसे वहाँ पर फाइल करेंगे, कैसे आप वहाँ से जनरेट करते हैं। IFF समरी बटन एक होता है जिसको 30 मिनट लगता है रिफ्लेक्ट होने में। जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है और जो करते हैं उनको पता है कि जेसन अपलोड करने के बाद हमें कुछ समय देना होता है जीएसटी पोर्टल को इनवॉइस को शो कराने में। तो ये सारा प्रैक्टिकल बेसिस पे है, इसको हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब वही देखते हैं जो अतुल का क्वेश्चन था कि टैली प्राइम इसमें क्या हेल्प करेगा, किस तरीके से हम इसमें जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। अगर आप मंथली IFF के जरिए इनवॉइस को अपलोड कर रहे हैं जो कि B2B होना चाहिए, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर इनवॉइस होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर इनवॉइस पे ही ITC आप क्लेम कर सकते हैं, एग्जाम्प्ट इनवॉइस पे नहीं कर सकते जिस पे टैक्स नहीं लगा है। तो उस केस में ग्रुप में एक PDF भेजी गई थी जिसमें सारा स्टेप लिखा था कि किस तरीके से आपको इस स्टेप को फॉलो करके टैली प्राइम से या फिर ERP से जेसन क्रिएट करना है, और यहाँ पर हम उसी स्टेप को फॉलो करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर अतुल अगर आपको कोई दिक्कत आए तब पूछिएगा। ओके सर। हाँ, गौरव गुप्ता कुछ कह रहे हैं क्या? ओके, तो सबसे पहले गेट ऑफ टैली पे आ जाते हैं और एक एक स्टेप को पढ़ के आपके सामने करके दिखाते हैं। गेट टू टैली पे आ गए तो ओपन GSTR1 रिपोर्ट टैली प्राइम, तो यहां से मैंने Alt G किया और GSTR1 की रिपोर्ट में पहुंच गए। ठीक है, पहुंचने के बाद आपको क्या करना होगा, जिस मंथ का आपको इनवॉइस अपलोड करना है IFF के जरिए, तो यहाँ से हम जनवरी मंथ का ले लेते हैं। जिस जनवरी मंथ का सारा इनवॉइस आ गया, डेमो डाटा है। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर देखना होगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, कोई मिसमैच तो नहीं दिख रहा है, तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर प्राइम में GSTR1 अपलोड कर लिया, प्रेस F2 से डेट को सिलेक्ट कर लिया और इंश्योर कर लिया कि कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन तो नहीं है। ठीक, और ऐसे में अगर आप नॉर्मल Alt E करके, सपोज Alt E कर दिया आपने, यहाँ से ई रिटर्न पे चले गए और यहाँ से जेसन क्रिएट कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि अभी इसके रिगार्डिंग अपडेट तो आया नहीं है। और अभी आप यहाँ से अगर जेसन बनाएंगे वो तो B2B भी लेगा, B2C लेगा, रिलेटेड रहेगा, हर तरीके इनवॉइस को कैप्चर कर लेगा। ठीक, और IFM में क्या करना है, आपको B2B रजिस्टर्ड इनवॉइस को बताना है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऐसी इनवॉइस को बताना है। तो ऐसे में आपको इसको करना नहीं है डायरेक्ट। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चौथा स्टेप क्या कह रहा है, क्लिक ऑन चेंज व्यू एंड सेलेक्ट स्टेटस रिकंसिलिएशन। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर आ गए, राइट में चेंज व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप चले गए स्टेटस रिकंसिलिएशन में। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सारी इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट है। अगर सिर्फ B2B होता, सपोज B2B इनवॉइसेस होता या फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड इनवॉइसेस होती तो नॉर्मल आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि और भी कई इनवॉइसेस है नहीं है। लेकिन यहाँ पर B2C स्मॉल भी है, लार्ज भी है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, रिलेटेड है, तो उस केस में आपको नहीं करना। तो अब क्या करेंगे, चेंज व्यू पे जाना है, स्टेटस रिकंसिलिएशन पे जाना है। पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, गो टू B2C लार्ज इनवॉइसेस एंड प्रेस एंटर। 6 क्या कहेगा, फिर वहां पर जाने के बाद कंट्रोल स्पेस बार दबाइए, सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैंने क्या किया, B2C लार्ज तो है नहीं, B2C स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि IFFM में आपको क्या करना है, B2B इनवॉइसेस को अपलोड करना है, जो कि 4A, 4B, 4C, 6B, 6C में आते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड इनवॉइस को अपलोड करना है। इसके अलावा जितनी भी इनवॉइसेस आ रही हैं वो अपलोड नहीं करना है। तो ऐसे में आप जिस भी मंथ में है, तो सपोज यहाँ पर देखिए मेरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 4 इनवॉइस दिख रहा है, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। फिर 7 नंबर क्या कहता है, क्लिक सेट स्टेटस इन एक्टिविटी स्टेटस एंड सेलेक्ट अपलोड एंड एक्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए राइट में सेट स्टेटस बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, अपलोडेड बता रहा था, अब इसी को तो आप अपलोड करना है, अपलोड तो होगी, अपलोड नॉट रिकंसाइल्ड। यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, नॉट रिकंसाइल्ड, क्योंकि इसको रिकंसाइल्ड नहीं करना है जो भी जेसन बनेगी। तो यहाँ से आप इसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। आ गए 8 पॉइंट, स्टेप नंबर 8, कम आउट द स्टेटस रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट पे देखिए हम मौजूद है। स्टेप नंबर 9, नाउ फॉलो अबव स्टेप, जो आपने स्टेप फॉलो किया है 5 से लेके 7 तक, ठीक है, फॉर ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन में करना है, सिवाय किसके, सिर्फ छोड़ना किसको है, आपको B2B इनवॉइसेस को छोड़ना है और क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड इनवॉइस को छोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब आप इसको छोड़ेंगे सिर्फ और इसको छोड़ेंगे, बाकी जहां पर भी अगर आपको ये इनवॉइस वाउचर नंबर काउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां पर जाके उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ तो कर रहा नहीं है, ठीक है, यहाँ कर रहा था तो यहाँ तो मैंने कर लिया, ये तो करना है, अब ये यहाँ भी नहीं करना है। एंटर बटन प्रेस किया, स्पेस बार, सेट स्टेटस अपलोड नॉट रिकंसाइल्ड, अपडेट हो गया, स्किप करके बाहर आ गया। इसी तरीके से और यहाँ पर देखिए एक इनवॉइस दिख रहा है, एंटर, कंट्रोल स्पेस बार, अल्ट एस, अपलोड नॉट रिकंसाइल्ड। तो ये मैंने 1 बाय 1 सभी हेड में जाके कर लिया, B2B और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड इनवॉइस को छोड़ के। ओके, 9 पॉइंट ये कह रहा था। फिर स्टेप नंबर 10, नाउ कम बैक GSTR1 रिपोर्ट। स्टेप नंबर 11, प्रेस F12 करना है वहां पर, और वहां पर सो HSN एंड SAC समरी को नो करना है। तो चलते हैं GSTR1 में, यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगर क्लिक करेंगे और यहाँ से HSN समरी आपका बाय डिफॉल्ट यस होगा, आपको यहाँ पर नो करना है। क्यों नो करना है, क्योंकि IFF में HSN समरी नहीं मांगा गया है, वहां पर सिर्फ B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड इनवॉइसेस की डिटेल मांगी गई है, HSN वाइज डिटेल ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आके इसको नो कर देंगे। नो कर लिया, नो करने के बाद स्टेप नंबर 12, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, सेलेक्ट ई रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारा काम करने के बाद अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ई रिटर्न पे क्लिक किया।
यहाँ से आप ले लेंगे जेसन। अब ये जो जेसन जो आपका बना है ये IFF की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब में आपने बनाया है, ठीक। लोकेशन पाथ ले लेंगे, बाय डिफॉल्ट जो भी नाम आ गया एक्सेप्ट करेंगे। स्टेप नंबर 30 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट जेसन फॉर्मेट, इंश्योर दैट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी नो होना चाहिए, क्योंकि IFF में डॉक्यूमेंट समरी भी नहीं मांगी गई है आपसे, तो ये एक्सपोर्ट करते समय ध्यान देना है कि ये नो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये नो है ऑप्शन, और यहाँ से आपको लेना है ओनली न्यू वाउचर, यहाँ पर बोला गया है ओनली न्यू वाउचर, तो ये आपने एक्सपोर्ट कर लिया। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर से जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, और यही प्रोसेस आपको टैली ERP 9 में भी करना है, ठीक। और टैली ERP 9 में एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा, राइट में आप दिखाई देगा आपको। ये देखिए क्या हो गया, जेसन हमारा बन गया। ये जेसन हमारी क्रिएट हो गई। अब इसको अपलोड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट काम करेगा। इसको मिनिमाइज करते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, नाउ 14 स्टेप क्या कह रहा है, नाउ एक्सपोर्ट हो गया जेसन फाइल। अब GST पोर्टल ओपन करिए, और जिस तरीके से आप इनवॉइस को जेसन अपलोड करते हैं अपलोड करिए। बाकी का GST पोर्टल में जो काम होता है वो करना होगा आपका, ठीक। ये तो हो गया मंथ वाइज IFF जेसन बनाने का। इसी तरीके से जब क्वार्टरली एंड होगा और आप GSTR1 रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो सेम प्रोसेस जो अभी मैंने फॉलो किया है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी बताया गया है कि GSTR1 को रिपोर्ट ओपन करना होगा, डेट सेलेक्ट करना होगा, जनवरी से लेके मार्च तक देखना होगा कोई अनसर्टन ट्रांजिशन तो नहीं है, चेंज व्यू स्टेटस, और वहां से जाके जो अभी मैंने किया है वो सारा प्रोसेस आप करके जेसन को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस। उसके बाद जब हो जाएगा तो यहाँ से देखिए GST पोर्टल का एक नेविगेशन दिया गया है कि आपको GST पोर्टल पे जाना है, रिटर्न पे जाना है, और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। जो लॉगिन करते हैं, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है, और आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न पे जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। उसके बाद फिर आपको इस तरह की पिक्चर दिखाई देती है, जहाँ पर आप जो भी आपका फाइनेंशियर है वो सिलेक्ट करना होता है, और किस मंथ की या फिर किस क्वार्टरली की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जाके आप क्या ले लेंगे, जनवरी, और जनवरी के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो GST पोर्टल है, ऐसे कस्टमर जो QRMP स्कीम में मूव कर चुके हैं, वहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा IFF इनवॉइस फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, GSTR2 है, GSTR2B, बाकी का वो सारा कहानी चली गई जो आप पहले देखते थे, इस तरीके से दिखाई देगा। अब जो रिटर्न फाइल करते हैं और जो करते हैं उनको सब पता ही है कि दो तरीके से होता है, प्रिपेयर ऑनलाइन होता है। प्रिपेयर ऑनलाइन का मतलब आप डायरेक्ट GST पोर्टल में जाइए और एक एक इनवॉइस को मैन्युअली अपडेट करिए, चढ़ाइए, ठीक। दूसरा होता है प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब आपने कोई जेसन फाइल बना के रखा हुआ है किसी सॉफ्टवेयर से, तो उसमें जाके अपलोड करना है। तो टैली प्राइम में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप वहाँ से जेसन क्रिएट करिए और प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करके एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, और उस अपलोड पे क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर दें। बस इतना काम आपको करना है, और आपका प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा जिस हेड में जो एंट्री जानी होगी, ठीक है। और अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको ये सारे जो प्रोसेस है देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में ये सारा हमें करना होता है। तो एक बार इसको मोटा मोटा बता देते हैं, क्योंकि जेसन से तो आपका 2 सेकंड में तैयार हो जाएगा, इनवॉइस अपलोड हो जाएगा, बाकी रिफ्रेश अपडेट होने में जितना समय लगेगा वो समय लगेगा। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम से जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि कैसे आप सॉफ्टवेयर से जेसन एक्सपोर्ट करेंगे। अतुल अब क्लियर है आपको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। तो इस बार हम लोग जनवरी का नहीं फरवरी का ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने F2 से फरवरी मंथ ले लिया, ठीक।
अब फरवरी मंथ में ले लिया, डेट ले लिया, अब देखना अनसर्टेन ट्रांजेक्शन तो नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मिसमैच है, तो ऐसे में डायरेक्ट आपको जेसन नहीं करना है, जितना भी ये मिसमैच है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ये जनवरी मंथ का ही ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, इन सभी एंट्री को सॉल्व करेंगे। हम वही मंथ ले लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो यहाँ से जनवरी मंथ लेंगे पहला, उसके बाद देखेंगे कोई मिसमैच तो नहीं है। मिसमैच देखने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से जेसन एक्सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ B2B और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर इनवॉइस बतानी है। तो उस केस में आपको जाना है चेंज व्यू पे, और ये सारे जो हम बता रहे हैं इसका ऑलरेडी PDF ग्रुप में भेजा गया है, और इस ट्रेनिंग के बाद हम फिर से इस PDF को दोबारा भेज देंगे। तो जब आप उस स्टेप को देखेंगे तो अच्छे से आप क्लियर हो जाए। तो चेंज व्यू पे क्लिक किया, स्टेटस रिकंसिलिएशन पे जाएंगे, ये आपका टेबल वाइज इनवॉइस दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ से आपको B2C लार्ज तो नहीं करना है IIFF में, तो देखेंगे यहाँ पे कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो यहाँ पर नहीं, नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए 4 है, तो आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे एंटर बटन दबा के। उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेट स्टेटस अपलोड और नॉट रिकंसिल, ये अपडेट हो जाएगा। एस्केप किया, इसी तरीके से ये तो हमें करना है, तो यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये आ गई इनवॉइस, एंटर किया, स्पेस बार, अल्टर एस, अपलोड, नॉट रिकंसिल, ये भी अपडेट हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर सर एक करे कि जो मैं पोर्टल पे नहीं भेजना, जो हमें पोर्टल पे नहीं भेजना उस सबको रिकंसाइल नॉट रिकंसाइल पे डाल देंगे। हाँ, क्योंकि IIFF में आपका सिर्फ B2B और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर इनवॉइस ही लेगा, इसके अलावा कोई इनवॉइस नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। B2B और B2 क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। हाँ, क्योंकि ये देखिए GST पोर्टल का लाइव फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप B2C स्मॉल, B2C लार्ज को अपलोड करें। सिर्फ B2C, B2B टैक्सेबल इनवॉइसेस, वो चीज मालूम है सर, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना रिटर्न, तो हमें ये मालूम, थोड़ा सा कंफ्यूजन बस इसी जगह पे था मेरा कि ये तो केवल B2B केवल मांगा गया ना प्रेजेंट टाइम अभी तो। हाँ, अब क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया कि लास्ट टाइम जब हम लोग मार्च का करेंगे, तो इसके बाद में मार्च का जब करेंगे तो वहीं पे उसको जो जैन और फरवरी के B2B कर चुके हैं उसको डिसेबल कर देंगे वहाँ पे, मतलब नॉट रिकंसाइल में डाल देंगे, उठा के नॉट रिकंसाइल में डाल देंगे, तो वो आएगा नहीं, बाकी पूरा डेटा उठा के उसको अपलोड कर देंगे। और दिक्कत आती है तो फोन करिएगा, तो हम एनडिस पे लेके देख लेंगे। ठीक सर आपकी बात हम समझ जाते हैं। सर समझ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप पूरा कर दिया। वही तो हम कह रहे थे कि थोड़ा आगे रुकिए, सॉफ्टवेयर पे आने दीजिए तब हम बताएंगे। आप डायरेक्ट आप यहाँ से कर रहे होंगे डायरेक्ट, हमको पता है, यहाँ से जाके डायरेक्ट रिटर्न पे जाके जेसन एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तब तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। ठीक है, अच्छा हुआ क्लियर हो गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए, मन में रखने के लिए क्वेश्चन नहीं होते सारी चीज से। हाँ ओके, वेलकम। सारी चीजें सही करने के बाद तब आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये रिटर्न लेंगे और यहाँ से इसको नो रखेंगे, ओनली न्यू वाउचर पे जाके एक्सपोर्ट कर लेंगे, और जिस तरीके से GST पोर्टल में अपलोड करना है प्रोसेस आपको वही करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ERP में भी काम करना होगा। मोटा मोटा देख लेते हैं ऑनलाइन का। अगर कोई कर रहा होगा तो क्या करेगा, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद वहां पर आप किस टैब की इनवॉइस को अपलोड करना है। अब ये देखिए IIFF इनवॉइस डिटेल है, यहाँ पर सिर्फ B2B इनवॉइस आ रहा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर इनवॉइस, B2B अमेंडमेंट इनवॉइसेस, कोई भी अगर चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करने हैं
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड अमेंडमेंट इनवॉइसेस। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस टेबल पे जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट वेब डाटा पे। तो ऑनलाइन में होता क्या है कि आपको एक एक करके इनवॉइस को ऐड करना होता है। ठीक, 10 इनवॉइस है तो 10 बार ऐड करना होगा। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म में सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। सप्लायर नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, कितने का सेल किया, IGST कितना लगा, CGST कितना लगा, सारा मैनुअल बताना पड़ेगा। ऐसे करके आप एक सर जो इंपोर्ट EWB लिखा हुआ था उस जगह पे क्लिक करने पे जितना भी हम लोगों ने ईवे बिल के थ्रू मटेरियल भेजा होगा वो वाली इनवॉइस ऑटोमेटिक उठा लेगा। बाकी को हम लोगों को ऊपर जो ब्लू वाला होता है उस पर क्लिक करके एक बार फीड करनी होगी ना सारी। तो हाँ हाँ, ये आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आप रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर मोटा मोटा लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे रिसोर्स रिटर्न फाइल तो करेंगे नहीं, एक हल्का फुल्का आइडिया दे रहे हैं। नहीं, एक बात बता रहे थे ना कि जो EWB लिखा हुआ इंपोर्ट, ये जो ईवे बिल के थ्रू जिनका परमिट बना हुआ था जिसपे डाटा अपलोड किया गया था जिस इनवाइस का, वो इनवाइस का डेटा पूरा पूरा उठा लेगा, बाकी का नहीं उठाएगा। मतलब जो नहीं वो बाकी का किए गए आपको ईवे करना बिल, पड़ेगा। बाकी मैनुअल सारा फीड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, राइट राइट। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे काम करना होता है। एक मिनट, एक एक करके इनवॉइस आप अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, उसके बाद जनरेट IFF समरी पे क्लिक करेंगे और आपकी समरी, आपका रिपोर्ट रिटर्न तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 बटन है, रिसेट, प्रीव्यू, सबमिट। अगर आपने सबमिट कर दिया है तो कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ इनवॉइस एक दो ऊपर नीचे, और प्रीव्यू करेंगे, सबमिट करने से पहले हम लोग प्रीव्यू करते हैं। रिसेट करके अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो रिसेट करके आप उसे सही कर सकते हैं। ये 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम लोग फाइल रिटर्न पे क्लिक करते हैं। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद जो भी उसका फॉर्मेट होता है GST या फिर OTP के थ्रू, वो सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लोग करते हैं। OTP आती है, अगर डिजिटल सिग्नेचर होगा तो ऑटोमेटिक सिग्नेचर कैप्चर, इस तरीके से। तो था ऑनलाइन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? मेन आपको ये देखना है कि सॉफ्टवेयर, हेलो जी सर। कैसे, हाँ बोलो। हेलो जी हाँ सर। कि सर बोलिए, ये आवाज कह आ रहे रही थे है। कभी कभी टैली में GSTR1 में जो है रिवर्स चार्जेस नहीं शो करता है 3B में। GSTR, अब ये तुम्हारा डाटा पे डिपेंड है ना, तुमने डाटा कैसे रिकॉर्ड किया है, या फिर कोई गलत तो नहीं एंट्री होगी। हमने जो रिवर्स चार्जेस जो होता है सर बिल के साथ में लगा देते हैं। हमारे साथ क्या महराज ज्वाइन है अमन डिस्ट्रीब्यूटर से? जी हमारे साथ क्या महराज अमन डिस्ट्रीब्यूटर से ज्वाइन है? नहीं है, तो हम यही केस बता रहे हैं आपका जो कह रहे हैं। महराज का कुछ दिनों फोन पहले आया था, तो यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी कि GSTR1 में रिवर्स चार्ज की एंट्री का शो कर रहा है। तो गलती वहां पर हम लोगों ने क्या पकड़ी कि जो भी अकाउंटेड था उसने क्या किया था कि स्टॉक आइटम में रिवर्स चार्ज का जो ऑप्शन है वो इनेबल करके रखा हुआ था। तो ऐसे में वो सॉफ्टवेयर रिवर्स चार्ज पे जाके शो कर रहा था। तो आप इनवॉइस को चेक करिए, उस स्टॉक आइटम को चेक करिए जो आप बिल किए हैं, किसी में रिवर्स चार्ज डेफिनेटली यस है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। समझे अखिल? सर मेरे में शो नहीं कर रहा है सर, एक्सपेंस नहीं शो कर रहा है, भाड़ा। तो आप हमको एनालिटिक्स पे दीजिएगा सिस्टम, उसमें हम देख के बताते हैं कि आपने क्या गलती करी होगी। जी ओके सर। ठीक है, सिस्टम एनालिटिक्स पे दीजिएगा, वो डाटा को लेके कुछ है, सिस्टम का नहीं है सर। ओके ओके थैंक यू। ये क्लियर हो गया कि टैली प्राइम से जेसन कैसे क्रिएट करेंगे? किसी को अगर फिर से भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि आगे बढ़े हम। जी सर क्लियर है सर। ओके सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको मोस्टली कस्टमर का जो भी कॉल आ रहा है इसी को लेके आ रहा है। तो आप इस तरीके से बता के आप उस कस्टमर को बताएंगे कि ऐसे आप करिए टैली प्राइम से। ठीक है,
उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्स इन फॉर्म PMT 06। इसको भी थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में क्या है कि रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट होगा वो मंथली होगा। तो उसी फॉर्म का नाम है PMT 06, ठीक। तो जो भी टैक्स पेयर उस स्कीम में है वो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड 2 मंथ का जो भी क्वार्टर उनका चल रहा है वो GST PMT 06 के माध्यम से हर महीने की नेक्स्ट जो तारीख होगी 25, उस तारीख तक टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगर जनवरी है तो जनवरी का 25 फरवरी तक, फरवरी है तो फरवरी का 25 मार्च तक, ठीक है। तो 2 ही मंथ का आप टैक्स पे कर पाएंगे, बाकी फिर रिटर्न के बाद क्वार्टरली एंड हो जाएगा उसकी चीज। तो 25 डेट है पेमेंट ऑफ टैक्स का लास्ट डेट। और 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल के लिए 2 मेथड दिया है पेमेंट करने का। पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड। 2 मेथड दिए गए। अब इन मेथड को समझिएगा, मोटा मोटा समझेंगे, बाकी जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर जिनसे करवा रहे हैं CA से या फिर GSTP से, तो उनको अच्छे से क्लियर है कि ये चीज़ क्या है और हमें कस्टमर का डाटा कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर फिक्स्ड सम मेथड का मतलब क्या है कि पोर्टल जनरेट प्री फाइल्ड चालान। पोर्टल क्या करेगा कि प्री फाइल्ड करेगा, जो भी PMT 06 का फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा। कैन बी अवेल्ड ओनली इफ रिटर्न फॉर अ कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग द मंथ इज फाइल्ड। तो यहाँ पर अभी मैंने स्टार्टिंग में 2 सिनेरियो बताए थे कि अगर ऐसा कोई कस्टमर होगा जिसका मंथली बेसिस पे वो मंथली टैक्स पे कर रहा था, लेकिन GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर रहा था, तो उस केस में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक तो QRMP स्कीम में चला जाएगा, लेकिन टैक्स का जो होगा वो मंथली पेमेंट करना होगा। तो उस केस में जब वो जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च जो क्वार्टर अभी चल रहा है, तो वहां पर उसका जो चालान PMT 06 चालान है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, वहां पर उसको मैनुअल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो ये है, आगे इसका और समझेंगे। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब दूसरा क्या है कि सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ का मतलब स्वयं से वो कैलकुलेट करे कि हमें कितना पेमेंट करना है जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में या फिर मार्च मंथ में। तो अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड लेगा तो उसे सेल्फ से क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, देखना होगा कि जनवरी मंथ में आउटवर्ड कितना है, इनवर्ड कितना है, हमें कितना ITC क्लेम करना है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और GST PMT 06 के माध्यम से टैक्स को पेमेंट करेगा। ये तो हो गए 2 मेथड। अब ये मेथड काम कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो नेविगेशन बताया गया है कि GST पोर्टल पे जाके आप कहाँ से चालान क्रिएट करेंगे। सर्विस होता है, सर्विस के बाद एक पेमेंट का ऑप्शन आता है और पेमेंट का ऑप्शन के बाद क्रिएट चालान का एक ऑप्शन आता है, जहाँ से चालान बना के हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, राइट। उसके बाद है अगर फॉर फिक्स सम मेथड, अगर कोई फिक्स सम मेथड यूज कर रहा है तो 30%। हाँ सर, ला रही है और सामान फेंक रही है बस। कह रही है तलाक ले लूंगी मैं और ये कर लूंगी, नहीं रहना है तुम्हारे साथ, नहीं रहना है, नहीं रहना। ओके ठीक है सर ये तलाक की आवाजें आ रही बहुत। हाँ हाँ, इसलिए तो माइक बंद कर दिया, बाकी आप लोग के ऊपर असर ना पड़े। अभी तो शादी हुई नहीं है, तलाक फॉर्म आप लोग पहले से बना के बैठे हो, इसलिए माइक बंद कर दिया। सर आवाज आ रही तो क्या करें? इसीलिए तो बंद कर दिया, हमारी भी शादी होने वाली है ना, तो बुरा असर पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, माइक ऑन होगा, सर ने ध्यान नहीं दिया। तो अगर फिक्स सम मेथड में क्या होगा कि 30% चालान कैन बी जनरेटेड बाय नेविगेट फ्रॉम रीजन ऑफ चालान पेज, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न चालान which is in return calculate as per following situation। तो यहाँ पर 2 तरह का
सिचुएशन दिया गया है, 2 तरह का सिनेरियो दिया गया है जहां पर चालान का टैक्स पेमेंट करना होगा। अब इसको समझते हैं। तो 30% ऑफ चालान पेड एज टैक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जीएसटी पोर्टल में एक लेजर होता है जिसके जरिए आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो उसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इस 35% किस केस में होगा कि ऐसा कस्टमर जो पिछले क्वार्टर में, पिछला क्वार्टर कौन सा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर था, पिछले क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसने जितना भी टैक्स पे किया होगा क्वार्टरली बेसिस पे, उसका 35% पे करेगा जनवरी में, फरवरी में। क्लियर? जो मंथली टैक्स पे कर रहे थे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे, ये उनके लिए है। मंथली टैक्स पे कर रहे थे और क्वार्टरली GSTR1 फाइल कर रहे थे, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम 35% चालान उनका जो फॉर्म है फिल कर देगा। उसी के नीचे है 100% वाला। 100% वाला किस केस में काम आएगा? अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऐसे कस्टमर जो मंथली बेसिस पे GSTR1 फाइल कर रहे थे, मंथली बेसिस पे GSTR3 भी फाइल कर रहे थे, लेकिन उनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, 1.5 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, और उन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट कर लिया था, QRMP स्कीम में चले गए थे। तो ऐसे में जो उनका लास्ट मंथ था, दिसंबर मंथ था, उसका 100% टैक्स पेमेंट करना होगा जनवरी मंथ में, ठीक है। टैक्स परसेंट ऑफ अमाउंट पेड एज टैक्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन देयर GSTR3B रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर ईयर। हाँ, हेलो, कह रहे सर ये बताइए, ऑप्शन तो शो नहीं हो रहा 3B का, मतलब 3B का जब तक 3B वो करेंगे नहीं तो पेमेंट कहाँ से बनेगी? कौन सा 35% वाली बात कर रहे हैं कि 100% वाली बात कर रहे हैं? नहीं, 100% में जिनका मंथली अभी तक जाता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट मतलब बाय मिस्टेक या बाय कुछ भी कह लें तो अभी मतलब GSTR1 क्वार्टरली भेजना पड़ रहा है। उसमें आपको सेल्फ असेसमेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको याद रखा होगा कि हाँ, जनवरी मंथ में आपने कितना टैक्स पे किया था, उसी का पूरा 100% दिसंबर मंथ में कितना पे किया था, वही आप सेम जनवरी मंथ में पे करेंगे। नहीं तो सर ऑप्शन तो कुछ देगा ना उस जगह पे कि मतलब वहां से हम लोग चालान जनरेट करके वो करते थे ना। अब चालान का ऑप्शन तो है, अभी दिखाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है अभी आगे वाली स्लाइड में कवर होने वाला है। जब आप चालान क्रिएट करेंगे वहां ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, दिखेगा आपको। टैक्स पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर द सेड मंथ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ केसेस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा टैक्स पेमेंट करने का, कि जनवरी मंथ में सिर्फ आपका क्या हुआ, आपने सिर्फ परचेज किया, सेल नहीं हुआ, तो सेल नहीं हुआ तो आप टैक्स पेमेंट कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है उस केस में आप उस टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास, क्योंकि जब टैक्स की लायबिलिटी आएगी आपके ऊपर तभी आप टैक्स पे करेंगे, अगर लायबिलिटी नहीं आएगी, उस मंथ में सेल ही नहीं हुई, तो आप टैक्स क्यों पे करेंगे? और आप पूछ रहे थे अतुल, ये देखिए, जब आप चालान क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा रीजन फॉर चालान, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, 35% चालान का लेना चाहते हैं या फिर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह की रिटर्न में है और क्या कर रहे हैं। क्लियर अतुल? अतुल सर यहाँ पे बेटर क्या रहेगा सर दोनों ऑप्शनों में? बेटर ये रहेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, वो QRMP स्कीम में है, उसका वो पहले जो पिछला क्वार्टर गया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें वो क्या करता था, मंथली GSTR1 फाइल करता था कि क्वार्टरली GSTR1 फाइल करता था? पहले तो ये किस समझना होगा। अगर क्वार्टरली GSTR1 फाइल करता होगा तो 35% ऑफ चालान रहेगा, ठीक। अगर मंथली फाइल करता होगा GSTR1 3B, ठीक, और उसने
QRMP स्कीम में मूव कर लिया होगा। जी जी। गवर्नमेंट ने 2 कंडीशन पे सभी को मूव किया है। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट बहुत से टैक्स पेयर को QRMP स्कीम में कर दिया गया है। कौन से ऐसे कस्टमर जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पिछला जो क्वार्टर गया है, उस क्वार्टर में अगर ऐसे कस्टमर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, मतलब 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तो एक लिमिट हो गई, हम सभी को पता है ना कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होता था तो वो GSTR1 क्वार्टरली फाइल करते थे और GSTR3 भी मंथली फाइल करते थे। तो ऐसे कस्टमर ऑटोमेटिक मूव कर गए हैं QRMP स्कीम में, ठीक। तो वो तो QRMP स्कीम में चले गए। अब ऐसे भी कस्टमर थे कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, लेकिन वो GSTR1 मंथली फाइल करते थे और GSTR3 भी मंथली फाइल करते थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने उनको ऑटोमेटिक असाइन नहीं किया है, लेकिन कुछ ने क्या किया है, वो अपने सेल्फ से उस स्कीम में चले गए। तो ऐसे अगर कस्टमर स्कीम में चले गए हैं तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस का टिक करना होगा। बाकी का जो प्रोसीड है, जैसा जो प्रोसीड है वो करना पड़ेगा आपको। बाकी इसमें कोई बेनिफिट जैसा नहीं है। तीन क्वार्टर का जो आपका टैक्स बनेगा वो आपको देने ही देना है। वो कस्टमर की अपनी खुशी है कि वो उसको इस तरीके से 35% करके और लास्ट में फिर उसको एडजस्ट करना चाहता है, या जो उसका एग्जैक्ट टैक्स निकल रहा है वो वैसे पेमेंट करना चाहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ इस स्कीम से बचा जा रहा है, उस स्कीम से छूटा जा रहा है। वो पूरा 3 महीने का क्वार्टर का पेमेंट जा ही रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आंसर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछ सकते हैं। नो सर, ओके, क्लियर है सर। ओके, पता चल गया ना टैली प्राइम से कैसे आप वो जेसन क्रिएट करेंगे।